आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। तो 56 नंबर क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर। एक कंडक्टिंग लूप है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है और कंडक्टिव लूप जो है कैरी कर रहा है कांस्टेंट करंट आई को। ठीक है, यहाँ पर करंट आई है। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो कंडक्टिंग लूप है, जो रेडियस आर है, उसका करंट जो कैरी कर रहा है आई, उसको प्लेस कर दिया गया कहाँ पर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ। तो सच डेट बी नॉट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और बी नॉट कैसे है, उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ द लूप, लूप के परपेंडिकुलर है कौन, बी नॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप इज, तो बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है लूप में। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पहले जैसा अगर क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसा आपको लूप दिया हुआ है, हम एक लूप बना लिए हैं। और लूप का जो है रेडियस दिया हुआ है आपको आर। ठीक है, और उसके बाद इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसको आप इस लूप को कहाँ प्लेस कर दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर दिखा देते हैं यहाँ से। ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू है बी नॉट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, ये दिखा दिए। ये सेंटर वो मान लेते हैं। तो हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा लूप पर। अब मैग्नेटिक फोर्स हमको फाइंड करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या है कि इसका हम एक क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे सा इतना भाग का ना करके एक इतना भाग कट कर लेते हैं और एक यहाँ भाग कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर पूरा लूप का भाग इतना कट किए हैं तो इसका लेंथ मान लेते हैं DL1। और यहाँ मान लेते हैं पूरा लेंथ क्या, DL2। ठीक है, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा हमको मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने में। कैसे हो जाएगा देखते हैं। तो इस लेंथ में जब इतना देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, और इस लूप में इतना जो लूप का पार्ट काट, इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ DL1, ठीक है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DL2 बराबर है किसके मान सकते हैं, DL के बराबर मान लिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, DL1 इक्वल टू DL2। ठीक है, बराबर आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है DL1 में, और DL2 में देखो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हम फिगर में दर्शाएं। तो इसमें थोड़ा सा करंट के डायरेक्शन के कारण DL2 को क्या डायरेक्शन मान लेंगे, उसके अपोजिट। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, तब हम देख सकते हैं यहाँ से क्या, अगर इसमें करंट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करवा दे तब करंट एलिमेंट अगर इसमें दोनों में, इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम किस में क्या करते हैं, करंट एलिमेंट मतलब करंट का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। तो हमारा ये हो जाएगा IDL1 और ये हो जाएगा -IDL2। करंट का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका ये निकल गया। ठीक है, तो अब फोर्स की बात कर लेते हैं। तब फोर्स बराबर हम जानते हैं कि कोई भी छोटा सा लूप में जब करंट बहता है तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स की बात करें
तो पहला फोर्स स्मॉल फोर्स बात करते हैं, सब छोटा लेके चल रहे हैं क्योंकि लेंथ हम छोटा माने हैं तो उसमें फोर्स भी स्मॉलर बहेगा। तो dF1 माने तो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है I, ठीक है, dl1 क्रॉस मैग्नीट्यूड जो माने हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखे बी नॉट। ये हो गया पहला। यहाँ पर जो बी नॉट मतलब फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी एक F2 लगेगा इतना सेक्शन में dl2 में, तो इसका भी निकाल लेते हैं। dF2 क्या हो जाएगा, I dl2 क्रॉस बी नॉट हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या लेंगे हम, अपोजिट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम ऐसा लिए। तो हमारा नेट फोर्स जब हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, नेट फोर्स देखते हैं तो हमारा नेट फोर्स क्या बन रहा है कि dF1 प्लस में dF2, यही आएगा नेट फोर्स। तो dF1 का मान क्या है, I dl1 क्रॉस बी नॉट, और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रख देते हैं, माइनस I dl2 क्रॉस बी नॉट, ये लिखें। तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा नेट फोर्स बराबर आ जाएगा I dl1 इंटू बी नॉट माइनस I dl2 इंटू बी नॉट आ जाएगा फ्रेंड्स। और हम लोग लिख चुके हैं कि I dl1 जो है बराबर है I dl2 के, है ना, बराबर। मैग्नीट्यूड में बराबर माने हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स बराबर I dl1 इंटू बी नॉट माइनस, और I dl2 को रिप्लेस कर सकते हैं, I dl2 को रिप्लेस कर सकते हैं I dl1 से गुना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। हमारा नेट फोर्स जो है कितना निकल गया, 0 न्यूटन। हमारा नेट फोर्स कितना निकल जाएगा, 0 न्यूटन। ये तो आप लोग को समझ में आया होगा तो ये क्यों हुआ। यहाँ तो हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि नेट फोर्स हमारा 0 क्यों हो गया, क्योंकि ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट द टू फील्ड कैंसल, ये सी है फ्रेंड्स, कैंसल इच अदर। क्या क्या मतलब दो करंट अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या होगा, फील्ड को क्या क्या दो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कैंसिल इच आउट। तो इस हो गया आपका ऑप्शन। तो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 60 पर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। An electron is short in steady an electron is short in steady electric and magnetic field। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जा रहा है, ऐसा समझ सकते हैं।
सच दैट इट वेलोसिटी v और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है v, इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड P दिया हुआ और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ E और E जो मैग्नीट्यूड ऑफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका मान दिया हुआ है E वोल्ट पर मीटर पर सेंटीमीटर एंड B का मान दिया हुआ है टेस्ला। इफ द मैग्नेटिक फोर्स कैंसल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, और क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है कैंसिल कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल आउट कर रहे हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो देखिए क्या है, अच्छा गिवन पहले लिख लेते हैं, काहे कि सवाल बड़ा है तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है, पहले कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है कोई, उसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान E दिया हुआ है और E का मान दिया हुआ आपको वैल्यू 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, और B का मान दिया हुआ है 2 टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, ये दे दिया है। और बोल रहा है कि इफ द मैग्नेटिक फोर्स कैंसल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो कैंसल कब करेगा, इसका इस कंडीशन से हम ये समझ सकते हैं कि कैंसल आउट कब करेगा। यहाँ पर आपका सवाल का जो है बहुत अच्छा पॉइंट जुड़ा हुआ है कि बोल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स cancels the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। इसका कहने का मतलब जो फोर्स Fe है वो बराबर होगा Fb के, तब ना एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या है, गिवन डाटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि Fe का मान कितना होता है, Fe का मान जानते हैं कितना होता है, E ये होता है, और Fb का मान क्या रहता है, QVB होता है, यही जानते हैं, ये तो हम लोग पढ़े हैं। और तो E हो गया यहाँ से, तो यहाँ से E स्मॉल ई इक्वल टू E, और यहाँ से Q के लिए चार्ज क्या लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन है तो E के रूप में लेते हैं, ये B, तो E से E कट गया, तो E बराबर V इंटू B। अब V यहाँ क्या है, वेलोसिटी है, V यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो निकाल लेते हैं V का मान। तो V बराबर रखेंगे तो E बाय B हो जाएगा, और E का मान क्या है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, बाय 2 टेस्ला है, यही है। तो देखो तो V बराबर, अच्छा है हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ था, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर बटे 2 टेस्ला, यही मान दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका कहने बोले 1 वोल्ट किस पे दे रहा है, 1 सेंटीमीटर में दे रहा है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 बटे इतना मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ रख सकते हैं कि 1 वोल्ट में है ये 1 मीटर, तो V बराबर 1 वोल्ट बाय सेंटीमीटर बाय 2 टेस्ला, तो V बराबर
सेंटीमीटर के लिए मान रख देते तो 1 वोल्ट बाय सेंटीमीटर का मान कितना हो जाएगा 1/100/2 टेस्ला, ये हो जाएगा। तो देखिए दो, अब यहाँ से हम यहाँ चलते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा, इस 100 ऊपर चला जाएगा तो इतना वोल्ट बार, ये हो जाएगा 2 टेस्ला। तो 2 से इसको काट देगा तो v बराबर कितना बचेगा 50। और वोल्ट ये क्या है हमारा वेलोसिटी, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। हमारा कितना निकल गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया होगा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड रेडियल टू। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मूविंग कॉइल में, वो रेडियल रखने से क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर रेडियल रखा जाए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 2 फॉर्मूला, देखिए एक होता है TD, ये होता है आपका कौन सा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसका फॉर्मूला बनता है TD का क्या BINA, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक होता है रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला बनता है रिस्टोरिंग टॉर्क होता है K थीटा के बराबर, ठीक है। तो हम ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंडीशन लेके चलते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर देखें, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि पॉइंटर जो है आपका, पॉइंटर विल कम टू रेस्ट। मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि पॉइंटर को स्थिर रखा जाए गैल्वेनोमीटर में, कि हमको रीडिंग क्या शुरू किए फिर से 0 पे ही रीडिंग दे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको अचीव करना होता है। तो इसको करने के लिए क्या हो जाता है, हमारा दोनों जो टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, वो दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब बराबर होगा तो यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हो BINA इक्वल टू K थीटा। अब यहाँ से हम अगर थीटा का मान पे चले तो BINA बाय K हो जाएगा, और थीटा देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के दिखा रहा है हमको। अब यहाँ से काम है, इतना करने के लिए फ्रेंड्स हमको ये वाला चाहिए, इतना करने के लिए आपको इतना डेरिवेशन मतलब देना पड़ा, ठीक है। हमको काम तो यहाँ से ही चल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि थीटा जो होता है वो क्या होता है कि उसके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि थीटा जो है डिफ्लेक्टिंग एंगल है, वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये दर्शाने का मतलब है कि अगर हमारा थीटा इंक्रीज होगा या करंट इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज हो जाएगा, या बोल सकते हैं थीटा डायरेक्ट वाई करंट घटेगा तो थीटा हमारा डिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा, घटेगा। तो हम देख रहे हैं कि थीटा बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, थीटा घटेगा तो करंट घट जाएगा। तो ये हमको कैसा एक दे रहा है कि थीटा के साथ ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेक द स्केल लीनियर, ये स्केल को कैसा मतलब जैसे सर्किट में करंट बढ़ेगा हमारा थीटा भी बढ़ेगा, तो ये लीनियरिटी को क्या करेगा
फॉलो करते रहेगा, स्केल को क्या करेगा, लीनियर रखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, राइट, ठीक है। इतना सही कंसेप्ट था, इसी से हम पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। तो रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल एमीटर का क्या रखना होता है, तो ये हम सब जानते हैं कि आइडियल एमीटर बोल रहा है, आइडियल शब्द नहीं जुड़ गया तो क्या होगा, 0 होगा आंसर। लेकिन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका सॉल्यूशन अच्छा से, क्या बोलना चाहता है, 0 क्यों होता है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि हम आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 ही क्यों रखते हैं, इसका कारण यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि द इंटरनल रेजिस्टेंस of the ideal ammeter will be 0। ये तो आंसर हो गया। बिकॉज इसका कारण दे रहे हैं 0 क्यों होता है, बिकॉज इट मतलब कौन है, एमीटर है, ठीक है। बिकॉज एमीटर should allow current to pass through it। कहने मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है मीटर का वो 0 होता है, क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अलाउ करना चाहिए करंट को अपने अंदर से पास करने में लिए, ठीक है। यहाँ एमीटर का देते हैं, यहाँ होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि वो करंट को क्या करे, अपने अंदर से पास करने देना, कि उसको रोके। इसीलिए हमारा एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, ठीक है। क्योंकि एक और यहाँ कारण समझ सकते हैं कि सो द एमीटर इज, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हम अगर जितना कम रखेंगे उतना अंदर क्या होगा, उससे करंट फ्लो होगा। क्यों करंट फ्लो करना चाहिए, क्योंकि एमीटर जो है कनेक्ट करते हैं किसमें, इन सीरीज विथ द सर्किट। क्योंकि एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज में सर्किट करते हैं, टू मेजर द करंट फ्लो। क्योंकि एमीटर जो है सर्किट में, कोई भी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है उस सर्किट का करंट को मेजर करने के लिए। उस सर्किट का करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है, सर्किट में एमीटर सीरीज में लगता है, और सीरीज में क्या कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू का सेम करंट फ्लो होता है, तो करंट ही हमको मेजर करना है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रखना होगा, सर्किट का 0, जिससे कि इजीली करंट फ्लो हो जाए। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 1। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, एन infinity long conductor is bent into the shape as shown in figure 7.44। it carry a current I। बोल रहा है कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर है, उसको बेंड किया गया है शेप ऑफ शोन इन फिगर। इतना फिगर आप इतना देखो तो एक आपको ये वाला दिया हुआ, ये आपको क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, ये आपका है ये वाला लॉन्ग कंडक्टर, इसी को बोल रहा है, ये है आपका लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है। और उसको बेंड किया गया है इस तरह के रूप में, मतलब सर्कल के रूप में, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, करंट फ्लो आई हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो आपका आई हो रहा है। तो एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज, और रेडियस आपका आर दिया हुआ है, सर्कुलर लूप का रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। द
देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप मतलब मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ द लूप क्या होगा। तो बस चल बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिगर थोड़ा साफ कर देता हूं। तो देखिए तो आते हैं बनाते हैं। क्या है कि सॉल्यूशन अगर लिख ले हम लोग कि सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो क्या बोल रहा है कि एक इन्फिनिटी है। तो यहां से समझो, देखो ये सर्कुलर रूप के लिए बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग, इस सर्कुलर लूप के लिए अगर बात करें, इसमें अगर हम देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम अगर अपना राइट हैंड करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब पॉइंट करेगा इस तरफ करेगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड मतलब इनवर्ड डायरेक्शन होगा। कैसे होगा, तो ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर लगेगा, सेंटर पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लूप के द्वारा जो लगेगा उसको मान लेते हैं B1, यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू क्या लिख सकते हैं, रिंग लिखते हैं सर, रिंग लिखना अच्छा रहेगा, सर्कुलर लूप लिखते हैं, सर्कुलर लूप के द्वारा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम B1 माने, वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा इनवर्ड ऑफ द प्लेन। ठीक है, इनवर्ड ऑफ द प्लेन लगेगा। ये आप कर सकते हो अपना राइट हैंड से लगा के। ठीक है, यहाँ तो फिजिकली नहीं दिखा सकता, लेकिन लगाओगे तो आपको पता चलेगा इनवर्ड ऑफ द प्लेन लगेगा। तो हम जानते हैं फिर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जब कोई सर्किट में करंट फ्लो होता है कोई वायर या कोई लूप में, तो हमारा फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या, न्यू नॉट I बाय 2, और जो डिस्टेंस है ये R। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, एक ये वायर जो स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर, इसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। डिस्टेंस ये R हो जाएगा, इसके लिए भी डिस्टेंस, इस वायर के लिए भी। तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाएगा सेंटर पे, इसको मान लेते हैं B2। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू क्या क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा B2, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका होगा आपका आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। ये फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल लगाकर। एसएस का मेरा यहाँ काम नहीं है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला न्यू नॉट I बाय 2, और इसका भी डिस्टेंस क्या है, जितना ये रेडियस है वही सर्कुलर पाथ यहाँ भी छू रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R। अच्छा पूरा क्या लंबाई है, पाई भी आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई R हो जाएगा, क्योंकि वायर में कनेक्ट हो रहा है तो उसका पूरा लेंथ लेंगे 2 पाई। ये हो गया इक्वेशन हमारे पास 2। अब दोनों इक्वेशन क्या हो रहा है, अब अगर देखा जाए, मैं इसको साफ करता हूँ, इरेज करता हूँ, तो देखिए आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन वायर में इस तरफ है, और करंट की डायरेक्शन जब यहाँ ये करंट इधर आएगा तो एक करंट इससे, ये वायर वाला करंट है और ये सर्कुलर वाला करंट है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यहाँ पर करंट क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ चले,
अगर हम पूरा नेट फोर्स लिखना चाहते, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं एट सेंटर पे, तो बी बराबर क्या हो सकता है, करंट की डायरेक्शन अलग है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सर्कुलर लूप प्लस में बी क्या हो जाएगा, क्या लिखे थे इसका लिए, लॉन्ग कंडक्टर में ना, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ लॉन्ग कंडक्टर, दोनों का जोड़ के हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं सेंटर ओ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट ओ। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर न्यू नॉट आई बाय 2r और प्लस न्यू नॉट आई बाय 2πr। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या था, दोनों का अपोजिट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, न्यू नॉट आई बाय 2r माइनस न्यू नॉट आई बाय 2πr, ये निकलेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, कॉमन देखो ये है, इसमें यहाँ कॉमन है, तो न्यू नॉट आई बाय 2r अगर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस 1 बाय पाई बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, तो हम लोग यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं तो देखते हैं कि नेट जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका मान न्यू नॉट आई बाय 2i और इसका एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा, पाई बराबर पाई माइनस 1 होगा। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, न्यू नॉट आई बाय 2 पाई भी बाहर ले लेते हैं और r बचेगा पाई माइनस 1, इतना बचेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, कि जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी बोलो लग रहा है कहाँ पर, एट सेंटर यहाँ पर, इस वायर के कारण, इस लूप के कारण। तो कितना ऑप्शन आया मेरा, ये वाला ऑप्शन 4th।